Good morning to all of you. This is your third poem from your Flamingo book. The name of this poem is Keeping Quiet and the poet name is Pablo Neruda. तो ये आपकी भाई जो थर्ड यानी जो तीसरी जो कविता है 12th क्लास के लिए, तो क्या नाम है इसका? कीपिंग क्वाइट। किस बुक से ली गई है? फ्लेमिंगो बुक से ली गई है। किस बुक से ली गई है? फ्लेमिंगो बुक से ली गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है जब कोई स्टेंजा दिया जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम। भाई इस पोइम का नाम बताओ, पोइम का क्या नाम है। फ्रॉम विच पोइम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो ये जो स्टेंजा है ये किस पोइम से लिया गया है। तो आपने क्या कहना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद भाई आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम, यानी इस पोइम के पोइट का नाम आप बताइए। तो द नेम ऑफ द पोइट इज पाब्लो नेरुडा। द नेम ऑफ द पोइट इज पाब्लो नेरुडा। तो भाई आपको क्लियर हो गया, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सभी बच्चों ने क्या करना है भाई, जो फ्लेमिंगो बुक है ना, इसमें से आपके जो 2 नंबर हैं, एक तो जितनी भी आपकी पोइम है तो आपको पोइम्स के जो नेम हैं और जो उनके पोइट हैं, जो उनके नेम्स हैं, तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। इन पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए। और फिर आपके जितने भी जैसे 8th जो आपके 8 लेसन हैं, उन सभी के जो नाम हैं, उनके नाम और उनके जो पोइट हैं, उनके जो भी ऑथर वगैरह हैं, जो राइटर वगैरह हैं, तो उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका 1 नंबर बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको पोइम्स के नाम पता होने चाहिए भी, इस पोइम का क्या नाम है, इसके पोइट का क्या नाम है। और आपको जो 8 लेसन है फ्लेमिंगो बुक में, उन सभी के जो नेम हैं और उनके ऑथर्स के नेम जो हैं वे भी आपको याद होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका भाई लेसनों में से भी 1 नंबर बन जाएगा। और कई बार ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भाई इसका लेसन का क्या नाम है, और फिर उसके ऑथर का नेम अलग से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही पोइमों में भी ऐसा हो जाता है। तो कई बार ये आपके 4 नंबर भी बन जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना। तो 2 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, उन्होंने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में भी जो बेल आइकन है उसको भी आपने प्रेस करना होता है। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है भाई, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक डाली गई हैं उन सभी को आप देख सकते हो। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, उनको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आपने प्रेस करना है, ताकि इससे संबंधित जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन होता है, जो सूचना होती है, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। इसके नीचे भी सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है, जो रेड कलर का होता है जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उससे नीचे क्या होता है, उससे नीचे लाइक और डिसलाइक के बटन भी होते हैं। अगर आपको जो काम करवाया जा रहा है अगर वो पसंद आ रहा है तो आपने उसको लाइक करना होता है, और मान लो पसंद नहीं आ रहा है, वो कोई कमी है, तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, डिसलाइक भी आप कर सकते हो। और इसमें कमेंट का यानी एक बॉक्स भी बना होता है, एक मैसेज बॉक्स। तो कमेंट का क्या फ़ायदा है भाई, जो भी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आपका है, कोई बात आपकी क्लियर नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन आपका बनता है भाई जो आपने पूछना है मेरे से, तो आप वो क्वेश्चन उसके अंदर भेज सकते हो। जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन लिख कर अपना भेज सकते हो, तो उसको आपका सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन उसका बनेगा तो वो आपके पास भेजा जाएगा। तो आप सभी बच्चों ने क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, साथ में जो बेल का जो बटन बना हुआ है, बेल आइकन जो है, उसको आपने प्रेस करना है। लाइक और डिसलाइक बटन जैसे भी आपको पसंद आए तो लाइक, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में क्या करना होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कहीं से आपको क्लियर नहीं हुआ है
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर क्या है भाई, जो नंबर आपको पहले भी बताया गया है भाई 9355101367, तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो पोइम है, अब इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। पोइम का क्या नाम है आपको पहले ही बता दिया गया है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। तो इसके पोइट का क्या नाम है, पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा। तो इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है भाई 12 जुलाई यानी 12 जुलाई 1904, यानी 12 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई भाई, 23 सितंबर 1973, यानी 23 सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु हुई। तो हमें इनके जन्म के बारे में भी, जन्म कब हुआ है 12 जुलाई 1904 को, मृत्यु कब हुई है 23 सितंबर 1973 को। इज द पेन नेम, इज द पेन नेम। तो ये जो पाब्लो नेरूडा है ना, ये इनका उपनाम है। उपनाम वो होता है जो, मान लो किसी पुस्तक का कोई पुस्तक है जो उसमें लेख आदि जो लिख रखे हैं, तो लेखक द्वारा जो उसका वास्तविक नाम है ना, तो वास्तविक नाम का प्रयोग न करके वास्तविक नाम के बदले में कोई अपना उपनाम दे लेता है भाई, ठीक है, कोई अपना उपनाम वो रख लेता है। यानी वास्तविक नाम तो इसका क्या था, वास्तविक नाम अभी आपको बता रहे हैं, नेफ्ताली, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो। वास्तविक नाम तो पाब्लो नेरूडा का था ये, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो, तो ये उसका वास्तविक नाम था। लेकिन उसने पेन नेम, यानी जो अपनी जो भाई कविताएं वगैरह वो लिखता था, तो उसमें उसने उपनाम क्या रख रखा था भाई, लोग उसको उसके उपनाम से जानते थे। लेकिन वास्तविक नाम उसका क्या था, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो। लेकिन कविताओं वगैरह में क्या नाम रखा हुआ था उसने, पाब्लो नेरूडा। तो ये इसका पेन नेम था। पेन नेम का मतलब होता है उपनाम, यानी जो कोई भाई, आप जानते होगे भाई किसी का नाम जो है भाई दीपक, दीपक कुमार हो सकता है भाई, वास्तविक नाम दीपक कुमार है, लेकिन जो उनके घर वाले हैं या उसके जो दोस्त हैं वे उसको दीपू भी बोल सकते हैं, तो दीपू क्या हो गया, वो उसका उपनाम हो गया, ठीक है। तो कई बार भाई वास्तविक नाम से भाई किसी को नहीं जानते हैं लोग, क्योंकि वास्तविक नाम उनके घर वालों को पता होता है, लेकिन वास्तविक नाम के बदले जो उपनाम से हैं वही वो उसको ज़्यादातर जानते हैं। मान लो किसी का नाम भाई वास्तविक नाम आशुतोष है, लेकिन उसको उसके घर वाले या आस पड़ोस के आंसू कहने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। ऐसे ही जो पाब्लो नेरूडा था, तो ये इसका उपनाम है, ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। वास्तविक नाम क्या है, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो। तो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ परल इन चिली। तो जो चिली के अंदर जो परल नामक कस्बा है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। जैसे भी पेरू है, चिली है, तो जो चिली है वहाँ पर जो परल नामक जो कस्बा है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। तो नेरूडाज पोइम, यानी पाब्लो नेरूडा की जो पोइम्स हैं, आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेज, तो उनको आसानी से समझा जा सकता है। ईजिली अंडरस्टूड इमेज, यानी इमेज छवि को कहते हैं, यानी उसमें जो कुछ दिखाया गया होता है वे बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आसान है तो सुंदर नहीं है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते। वे भी आसानी से समझ में भी आ जाती हैं और वे बहुत ही सुंदर भी हैं, ठीक है। विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल, यानी उनकी जो सुंदरता है वो इससे कम नहीं होती। वे आसानी से समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम कह सकते हैं वो सुंदर नहीं है, वे आसानी से समझ में भी आ जाती हैं और वे बहुत ही सुंदर भी हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो साहित्य में उनको नोबेल प्राइज से, जो नोबेल प्राइज है भाई साहित्य में, उनको कब मिला है, 1971 में मिला है, यानी 1971 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही कुछ अन्य जो उनको भी इनाम मिले हैं, जो रिवार्ड मिले हैं, जैसे उनको, आपको पता है भाई लिटरेचर के अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो 1971 में मिला, 1971 में उनको भाई साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज़ है तो वो उनको मिला। उसके बाद भाई 1953 में लेनिन पीस प्राइज़ उनको मिला।
1953 में कौन सा इनाम मिला है? लेनिन पीस प्राइज मिला है। इसके बाद उनको गोल्डन रैथ के पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? 1972 में। ठीक है, तो ये भी पुरस्कार उनको मिला। इसके अलावा भी उनको भी मृत्यु के उपरांत उनको पुरस्कार दिया गया भी उनके नाम से, जैसे इंडिपेंडेंट पब्लिशर बुक अवार्ड, इंडिपेंडेंट पब्लिशर बुक अवार्ड। तो ये इनको कब मिला है? 2017 में उनको मिला। तो इस तरह से उनको इनाम भी मिले, भी रिवार्ड भी मिले हैं। इन दिस पोइम, ये जो कविता है ना, जो पाब्लो नेरुडा है, टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो वो बात करता है, टॉक्स अबाउट यानी किस बारे में बात करता है? नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म विश्लेषण का, आत्म निरीक्षण का क्या महत्व है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब तभी खुद का विश्लेषण करना। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है? खुद का विश्लेषण करना, खुद का निरीक्षण करना। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ऐसी भावना का विकास करना, ऐसी भावना को क्रिएट करना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम आपस में एक दूसरे को समझ सकें। अमंग ह्यूमन बींग्स यानी एक मानव का दूसरे मानव के प्रति समझ का विकसित होना, एक मानव की दूसरे मानव के प्रति समझ विकसित होना। तो वो इन बातों को क्या चाहता है भाई? उत्पन्न करना चाहता है भाई, मानव को समझे, मानव स्वयं को समझे। तो इस तरह की बातों का वो क्या करना चाहता है भाई? विकास करना चाहता है। वो चाहता है भाई सब आदमी अपना क्या करें? इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मविश्लेषण करे। बिफोर यू रीड भाई, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस कहानी का जो शीर्षक है वो आपको क्या सुझाता है? यानी इस कहानी का शीर्षक क्या है? कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो है वो आपको क्या सुझाता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? ये आप क्या सोचते हो ये जो कविता है ये किसके बारे में है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? ये जो कविता है ये किस बारे में है? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम कितने तक गिनेंगे? अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और 12 तक गिनने तक, और 12 तक गिनने तक हम सभी शांत रहेंगे। अब 12 जो है भाई, वे जो घड़ा होता है जैसे, उसमें भी 12 घंटे होते हैं। उसमें 12 घंटे होते हैं। जो घड़ा होता है उसमें जो घड़े की जो सुई होती है वो अपना पूरा चक्कर मतलब जो करती है वो 12 घंटे पे आकर के उसका चक्कर कंप्लीट हो जाता है। यानी 12 पर आकर उसका चक्कर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो इसने क्या कहा है भी? अब मैं 12 तक गिनूंगा। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। यानी जब तक मैं 12 तक गिनता हूँ आपने क्या करना है? आप सभी ने क्या रहना है? शांत रहना है। वैसे ये कोई काउंटिंग भी हो सकती है भाई, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कोई काउंटिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम इसका मीनिंग क्या मान रहे हैं भाई? घड़े में यानी जो घड़ा है उसमें जो 12 घंटे का जो समय होता है तो उसका कवि का मतलब उससे है भाई 12 घंटे तक का जो समय है। यानी 12 जब तक पूरे 12 घंटे नहीं हो जाते हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। यानी 1 घंटे से लेकर के, यानी शुरुआत के घंटे से लेकर के 12 घंटे तक। वैसे कोई काउंटिंग भी हो सकती है, वैसे भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से भी हो सकता है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस यानी एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इस पृथ्वी की सतह पर, एक बार इस पृथ्वी की सतह के ऊपर। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम कोई भी भाषा न बोलें। लेट अस नॉट स्पीक, आओ हम न बोलें। इन एनी लैंग्वेज यानी कोई भी भाषा, आओ हम कोई भी भाषा न बोले। यानी आपस में किसी भी भाषा के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर वाद विवाद न करें। कोई भी कंट्रोवर्सी हमारे बीच में ना हो, कोई वाद विवाद न हो, कोई भी डिबेट न हो। आओ हम कोई भी भाषा जो है वो न बोले। आओ हम एक दूसरे से किसी भी मुद्दे पर बहस न करें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम 1 सेकेंड के लिए, आओ हम एक पल के लिए रुक जाते हैं। लेट अस स्टॉप, आओ हम रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड भी 1 सेकेंड के लिए, आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी बहुत ज़्यादा हम नहीं हिलाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और आओ हम अपने हाथों को भी ज़्यादा नहीं हिलाते हैं, यानी अपने हाथों से कोई काम नहीं करते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक खास पल होगा। इट वुड बी, यह होगा
एन एक्जोटिक, एक्जोटिक का मतलब होता है विशेष, खास, ये कोई विशेष पल होगा, मोमेंट पल को कहते हैं। विदाउट रस, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट रस जिसमें कोई भी क्या नहीं होगी, भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, जिसमें कोई इंजन नहीं चले, अभी नहीं कारें चलेंगी, न बस चलेंगी, न रेल चलेंगी, न हवाई जहाज उड़ेंगे, न कोई फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तो इस तरह से कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी इकट्ठा होंगे, हम सभी कैसे हो जाएंगे, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब तरीके से, अचानक से, एक अजीब तरीके से अचानक ही हम सभी क्या हो जाएंगे, टुगेदर, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र होते हैं, फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, मछली जो पकड़ने वाले होते हैं, उनको फिशरमैन बोलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे होते हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक को इकट्ठा करता है, जो आदमी नमक को इकट्ठा करने का काम करता है, गैदर करता है, साल्ट मीन्स नमक, वुड लुक, वो देखेगा, एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देखेगा। हार्ट का मतलब होता है घायल करना, तो वो क्या किसको देखेगा, अपने घायल हाथों को देखेगा, घायल हाथों को देखेगा। हार्ट का मतलब घायल होता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वाश, जो लोग हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। ग्रीन वाश का मतलब होता है जो लोग हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। अब ग्रीन वार कौन से होते हैं, वार्स विद गैस, जो युद्ध गैस से लड़े जाते हैं, वार्स विद गैस, जो युद्ध गैस से लड़े जाते हैं। वार्स विद फायर, जो युद्ध आग से लड़े जाते हैं, वार्स विद फायर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री यानी जीतने के बाद, विद नो सर्वाइवर, जिसमें कोई जिंदा नहीं बचता। जीत तो मिल जाती है, लेकिन जीत को देखने के लिए कोई जिंदा तो नहीं बचता ना भाई। सर्वाइवर का मतलब क्या होता है, सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब होता है भाई जिंदा बचना। सर्वाइवर का मीनिंग क्या होता है, जिंदा बचना। भाई जीत तो मिल गई, लेकिन उस जीत मिलने में भी कितने सारे आदमी मारे गए। अब जो जहरीली गैसें हैं, ठीक है, जो जहरीली गैसें हैं, जो आग फेंकने वाले जो भाई बम होते हैं, जैसे एटम बम है भाई, उनसे कितनी ज़्यादा तबाही होती है, कितनी बड़ी श्रृंखला बन जाती है। तो आजकल जो भी युद्ध जो गैसों से लड़े जाते हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर विनाशकारी होती हैं, कितने बड़े पैमाने पर तबाही लाती है। तो ये कहा गया है भाई जीत भले ही मिल जाए, लेकिन उस जीत को देखने के लिए बचना तो चाहिए ना भाई। इसमें कितने सारे आदमी मारे जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी ऐसे आदमी जो युद्ध लड़ने का काम करते हैं, जो आदमी हथियार बनाते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वे आदमी साफ कपड़े पहनेंगे। ऐसे आदमी क्या करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, यानी जिनके साथ उन्होंने युद्ध करना था ना, तो वे अब उनके साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, इन द शेड, किसी छायादार स्थान में जाएंगे। डूइंग नथिंग, वहाँ कुछ नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ ना, शुड नॉट बी कंफ्यूज, वो उलझन में लाने वाला नहीं है, वो आपको परेशान करने वाला नहीं है, वो आपको उलझन में डालने वाला नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ उसका मतलब है पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, यानी काम करना बंद कर देना। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है अभी आप काम ही करना बंद कर दो। लाइफ इज, जो जीवन है ना, व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन जो है उसका एक मकसद होता है। व्हाट इट इज अबाउट, यह जिस बारे में है, यानी जीवन जो है किस बारे में है, यानी इसका कोई लक्ष्य होता है। जीवन का क्या होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। लाइफ इज, यानी जो जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, यह किस बारे में है, इसका कोई लक्ष्य तो होता है ना, जीवन का कोई मकसद तो होता है। तो आई वांट नो ट्रक विद डेथ, आई वांट नो ट्रक में कोई वास्ता नहीं रखता। ट्रक मीन्स वास्ता रखना, मतलब रखना, विद डेथ यानी मेरा मृत्यु से, मेरा मौत से कोई वास्ता नहीं है, मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है। ट्रक मीन्स लेन देन करना, वास्ता रखना, मतलब होना। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिर्फ अकेले अपने बारे में सोचने वाले नहीं हैं,
इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं है, यदि सिर्फ हम स्वयं के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं चलाना चाहते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम अपने ही जीवन को लगातार चलाए रखना चाहते हैं, मूविंग करना चाहते हैं, तो फॉर वंस कुड डू नथिंग, फॉर वंस यानी एक बार, कुड डू नथिंग यानी हम भी कुछ नहीं करेंगे। जो संकीर्ण दिमाग वाले हैं, जिनकी सोच छोटी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ स्वयं ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी एक बार कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस उदासी को तोड़ सकती है, इस उदासी को तोड़ सकती है। जब हम भाई मोनोटोनस यानी एक ही लय में अपने कार्यों को करते रहते हैं, ठीक है, बगैर रुके हुए हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो इससे क्या हो जाते हैं, हमें उदास हो जाते हैं, सैडनेस होते हैं। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन विच साइड वी आर गोइंग, इज इट राइट और रॉन्ग, भाई क्या किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है, क्या ये रास्ता गलत है, जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो आवर सैडनेस विल रिमूव, तो हमारी जो उदासी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, हम स्वयं को नहीं समझते, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, हम कभी भी, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, आवर सेल्व्स मीन्स खुद को, हम अपने आप को कभी नहीं समझते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को किसके खतरे में डाल रहे हैं, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना, थ्रेटनिंग का क्या मतलब होता है, खतरे में डालना। हम आपको अपने आप को किसके खतरे में डाल रहे हैं, भाई डेथ यानी मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने आप को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। परहैप्स द अर्थ, शायद ये जो पृथ्वी है ना, कैन टीच अस, ये हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज़ जिंदा साबित होती है। यानी जो चीज़ पहले हमें मृत लगती हैं वही चीज़ें बाद में जिंदा साबित होती हैं। अब आप मान सकते हैं भाई, अगर रेत है, आपने भाई मान लो कोई किसान है, उस किसान ने क्या किया, जो अपने खेत में भी बीज को बिखेर दिया, यानी बीज को बो दिया उसने, ठीक है, अपने खेत के अंदर, लेकिन उसकी जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी सूख चुकी थी, तो उस मिट्टी में नमी नहीं थी, मिट्टी सूख चुकी थी, हालांकि किसान ने बीज को बो दिया, इन मिट्टी में नमी नहीं थी, तो वो बीज जो है नहीं पनपेगा, उससे बीज से पौधा नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं है। बीज को पनपने के लिए मिट्टी में नमी की भी मात्रा होनी चाहिए, तो अगर नमी नहीं है तो पौधा नहीं बनेगा। तो हम मान लेते हैं भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली ज़मीन दिखाई दे रही है, लेकिन जब उस पृथ्वी पर, जब उस भूमि पर जब बारिश होगी तो उसको पौधे को नमी मिलेगी और वहाँ से पौधा उगेगा। हम तो मान रहे थे भी कुछ भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो भाई, जैसे अब मान लो सर्दियाँ हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, चाहे विंटर हो या चाहे समर हो, अगर हम जो बीज वगैरह है उसको ऐसी भूमि पर उसके बिजाई कर दें जो कैसी है, खुश्क है, तो वहाँ पर बीज का विकास नहीं होगा, पौधा नहीं बनता है। लेकिन जब वहीं पर भाई उसको पानी मिल जाता है, बरसात हो जाती है, तो वहाँ से पौधा जन्म लेता है, ठीक है। तो जो चीज़ पहले हमें क्या लग रही थी, डेड लग रही थी, वो बाद में वही चीज़ हमें लाइव लगती है, यानी वो जीवित लगती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंटिंग गिनूंगा। पाब्लो नेरूडा क्या कहता है, अब मैं 12 तक गिनूंगा। पाब्लो नेरूडा क्या कहता है, अब ये कितने तक गिनेगा, अब ये 12 तक गिनेगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहोगे। मैं 12 तक गिनूंगा और आप क्या रहोगे, यू कीप क्वाइट, आप बिल्कुल शांत रहेंगे, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये जो पोइम थी आपकी भाई, थर्ड पोइम थी, किस क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए है। कौन सी बुक से है, फ्लेमिंगो बुक से है। क्या नाम था इस पोइम का, कीपिंग क्वाइट। और इसके पोइट का क्या नाम है, पाब्लो नेरूडा। और ये पाब्लो नेरूडा क्या है, पेन नेम है भाई, वास्तविक नाम नहीं है कवि का। कवि का वास्तविक नाम क्या है, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसाल्टो। तो ये इसका वास्तविक नाम था, लेकिन इसने अपने वास्तविक नाम के बजाय उपनाम का प्रयोग यहाँ पर पोइम में किया है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो पोइम है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
तो अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकता है या कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकता है। ओके, थैंक यू।